बहुत हद तक पॉसिबल है कि आज की तारीख में इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का सिलेक्शन हो जाए। डिक्लेरेशन होगा कि नहीं होगा वो एक बात की बात है, लेकिन सिलेक्शन बहुत हद तक पॉसिबल है कि आज की तारीख में हो जाएगा। जय शाह के साथ में अहमदाबाद में मीटिंग होने वाली है, और ये जो इतना डिले हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जय शाह के कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, जिस कारण से मीटिंग हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब मीटिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब कुछ चारा भी नहीं बताया भाई, 30 तारीख आ चुकी है, 1 तारीख तो डेडलाइन ही है। तो ऐसे में बहुत हद तक पॉसिबिलिटी कि आज टीम का सिलेक्शन हो जाएगा और कल यानी कि 1 मई को इंडियन टीम का डिक्लेरेशन हो जाएगा कि भैया कौन आखिर यूएस और वेस्ट इंडीज टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया के साथ में जाने वाला है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो बना हुआ है हर एक जगह पर, उसमें हर एक बात में बस यही बात बोली जा रही है कि आखिर वो कौन से 2 स्पॉट हैं जिनको को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची होनी है। देखिए, बाकी सब लोगों का सिलेक्शन होना ना होना ऑलमोस्ट सर्टेन है, बट अगर मैं 2 लोगों का यहां पर नाम लूं तो आपको भी लगेगा कि हाँ, यहां पर जरूर थोड़ी बात की जा सकती है। पहला स्पॉट है हार्दिक पांड्या का एज एन बॉलिंग, एज एन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और दूसरा है संजू सैमसन का। देखिए, अगर यहां पर हम इन 2 खिलाड़ियों के आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बात करें तो ये दोनों ही खिलाड़ी एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर खड़े हुए हैं। संजू सैमसन जहां पर कैप्टन के तौर पर, विकेट कीपर के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर हर तरीके से एकदम फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रहा है, वहीं पर हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर, बॉलर के तौर पर हर एक डिपार्टमेंट में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बट उसके बावजूद भी क्यों ये कहा जा रहा है कि भैया हार्दिक पांड्या की जो पोजीशन है वो इंडियन क्रिकेट टीम में ऑलमोस्ट श्योर शॉट है, ये कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जिस तरह का बॉलर हार्दिक पांड्या है और साथ में जिस तरह का बैट्समैन है, प्लस जांचा परखा हुआ है, वैसा अभी हाल के सिनेरियो में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको मैं वाकई में इंडियन क्रिकेट का, जिसका कि डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा फेलियर भी मानता हूं कि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी आप एक ढंग का ऑलराउंडर अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो। अगर आपके पास में अभी तक एक ढंग का ऑलराउंडर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बाय डिफॉल्ट हार्दिक पांड्या की तरफ देखना ही पड़ेगा। कई लोग शिवम दुबे को लेकर भी बात कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है शिवम दुबे का सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली होना ही है, बट एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार के आईपीएल में शिवम दुबे ने अभी तक एक भी बॉल नहीं फेंकी है। एंड कहीं ना कहीं इसके पीछे जो इंपैक्ट रूल है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या के ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि भैया अगर वो टीम में सिलेक्ट होता है तो वो किस बेसिस पर सिलेक्ट होगा। तो जो बेसिस मुझे समझ में आ रहा है वो बेसिस यही है कि वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब कि जरूरत पड़ने पर एक आध दो ओवर ही फेंक सकते हैं, और बैटिंग तो फिर है ही। बट इसके साथ में फिर ये बात भी आती है कि क्या हार्दिक पांड्या ने वाकई में रिसेंट टाइम्स में या मौजूदा आईपीएल में कोई इंपैक्ट छोड़ा है? क्योंकि अगर हम लोग एक तरीके से बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। दरअसल हार्दिक पांड्या बैटिंग के मामले में अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो लंबे समय से टीम से बाहर है चोट के कारण। मौजूदा आईपीएल में उनकी बैटिंग में ऐसी कोई दम दिखी नहीं है। एक मैच में उन्होंने 46 रन बनाए, 46 रन बनाए, और उसमें भी उन्होंने हार का ठीक रहा, खुद से भी ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन के सर पर फोड़ दिए। बॉलिंग की बात करें तो 2 ओवर में 41 रन खाए थे महाशय ने पिछले मैच में। तो ना बॉलिंग ना बैटिंग किसी चीज में वो चल नहीं रहा है। और कप्तानी के तौर पर मुंबई ने इनकी कप्तानी में 9 मैचेस में से 3 ही मैच जीते हैं, तो कप्तानी को लेकर भी आप समझ ही सकते हैं बंदे की क्या पोजीशन है। तो हार्दिक पांड्या की पोजीशन को हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर रेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजू सैमसन के बारे में। संजू सैमसन सेकेंड विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया में चुने जा सकते हैं। सर्टेनिटी नहीं है, जा सकते हैं ही बोलना ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट विकेट कीपर की चॉइस के तौर पर ऋषभ पंत को यहां पर ऑलमोस्ट सर्टेन माना जा रहा है। जिस तरह का कमबैक 14 महीने बाद कार एक्सीडेंट के बाद में ऋषभ पंत ने किया है, जिस मैनर में वो डीसी को लीड कर रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों का यही मानना है, सिलेक्टर्स का यही मानना है कि ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस ही रहना चाहिए। अब अगर हम ऋषभ पंत को फर्स्ट चॉइस बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड चॉइस को लेकर काफी बहस खड़ी हो जाएगी। और जब बात सेकंड चॉइस की आएगी तो काफी सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि पहला नाम तो आ जाता है केएल राहुल का, और दूसरा आ जाता है यहां पर संजू सैमसन का। अगर हम इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो केएल राहुल ने इस सीजन में अब तक 378 रन बनाए हैं, और इसमें उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो रहा है 144 का। वहीं पर अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो संजू सैमसन इस बार आईपीएल में ग्रेट दिखाई दिए, 385 रन से स्कोर किए हैं, और 161 का स्ट्राइक रेट भी है। वहीं पर अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने 10 मैचेस में 371 रन बनाए हैं, 46 का एवरेज रहा है, और 160 का स्ट्राइक रेट है। मतलब अगर केएल राहुल को हम थोड़ा सा हटा दें तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत ऑलमोस्ट नेक टू नेक हैं।
लेकिन संजू सैमसन के साथ में एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज आती है और वो ये कि किस तरीके से उन्होंने इस बार के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को लीड किया है। अब मैं ये नहीं कहता कि संजू सैमसन टीम इंडिया को भी लीड करने जाएंगे, बट एज अ लीडर संजू सैमसन ने जो कुछ अचीव किया है इस मौजूदा आईपीएल में, अगर जरूरत पड़ती है तो वो टीम इंडिया में अपने उसी दिमाग से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। मतलब टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली या कुछ भी सिचुएशन को जो डिमांड रहती है उस पॉइंट पर वो डिलीवर कर सकते हैं। बट संजू सैमसन के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। संजू सैमसन के साथ में दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि वो जब भी टीम इंडिया की जर्सी पहनते हैं तब पता नहीं उनके फॉर्म को क्या हो जाता है। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन के सिलेक्शन को लेकर सिर्फ अभी बहस चल रही है। संजू सैमसन के सिलेक्शन को लेकर काफी बहसें पहले भी हुई हैं, बट इस बार जो बहस हो रही है वो अलग इसलिए है क्योंकि इस बार संजू सैमसन बहुत बढ़िया फॉर्म में वाकई में मौजूदा आईपीएल में दिखाई दे रहे हैं। बट सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संजू सैमसन को एक आईपीएल की अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में सिलेक्ट कर लेना चाहिए? अब आप बोलोगे यार कि मैं इतना हार्श क्यों हो रहा हूं संजू को लेकर। देखिए, मैं संजू सैमसन का पर्सनली फैन हूं और इस बार के आईपीएल में संजू सैमसन ने जिस तरीके से अपनी टीम को लीड किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। बट संजू सैमसन जब टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस रहती है 25 मैचों में 20 का एवरेज रखा है और 135 का स्ट्राइक रेट रहा है। 20 का एवरेज काफी कम है। अब यहां पर एक कारण और निकल कर आता है। दरअसल संजू सैमसन जब भी टीम इंडिया की तरफ से खेले तब अधिकतर मौका उनको मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में मिला है। और इस समय अगर हम लोग टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये 4 बैट्समैन बिल्कुल टॉप 4 पर काबिज होकर बैठे हुए हैं। इन चारों में अगर शफलिंग होती भी है तो विराट कोहली ऊपर जाकर ओपनिंग कर लेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। इससे कुछ ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे नहीं। लेकिन टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और खुद कप्तान साहब ये नहीं चाहेंगे कि वो इन टॉप 4 को बिल्कुल भी छेड़े। तो अब ऐसे में पोजीशन आ जाती है 5, 6 और 7। और देखिए, क्रिकेट में आज के दौर पर 5, 6, 7 जो पोजीशन है वो स्पेशलाइज हो चुकी है, जिनमें कि आप एक लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, एक फिनिशर और एक ऑलराउंडर को आप खिलाना चाहोगे। अब संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो संजू सैमसन ट्रेडिशनली टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। अभी भी वो वन डाउन आते हैं या ओपनिंग करते हैं, तो ऐसे में यहां पर टॉप 4 में तो पोजीशन बन नहीं रही। वहीं अगर हम केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल स्लो पिचेस के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा जस्टिफाई कर चुके हैं। अमेरिका में केएल राहुल के नाम पर एक सेंचुरी भी है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारी थी, हालांकि वो मैच इंडिया हार गई थी। बट स्लो पिचेस के ऊपर केएल राहुल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो ऐसे में एक इशारा यह भी जाता है कि कंडीशंस को देखते हुए, जो टीम कॉम्बिनेशन है उसको देखते हुए, माइट बी पॉसिबल कि संजू सैमसन के ऊपर केएल राहुल को प्रेफरेंस दे दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यह संजू सैमसन के लिए घाटा नहीं होगा, ये टीम इंडिया के लिए घाटा होगा। क्योंकि संजू सैमसन इस तरह से, जिस तरीके से इस पॉइंट पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं टीम में रहना। इन दोनों के अलावा शिवम दुबे के नाम को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि शिवम दुबे जिस तरह के फॉर्म में है आप उनको भी बाहर नहीं रख सकते। एंड रिंकू सिंह के नाम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है कि भाई रिंकू सिंह को अंदर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, बट अधिकतर लोग वकालत कर रहे हैं कि रिंकू सिंह को तो अंदर लेना ही चाहिए। इन सब के अलावा जुरेल ने लास्ट मैच में एक बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी। इसके अलावा जितेश शर्मा, जिन्होंने की पिछले कुछ इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस में कीपिंग करी थी, वो पंजाब की तरफ से खुद को प्रूव कर नहीं पाए। मतलब आईपीएल में जितेश का नाम कोई ज्यादा सुनाई दिया नहीं, जबकि तिलक वर्मा का नाम बढ़िया सुनाई दे रहा था। इसके अलावा एक विकेट कीपर और है, वो है ईशान किशन। और ईशान किशन का नाम जब से उन्होंने मेंटल फटीग का बहाना बताते हुए अपने आप को अलग किया था, तब से लगातार गायब हो चला है। अब ऐसे में ये पूरी की पूरी जो ऊंट की करवट है वो किस तरफ जाएगी, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि बॉलर्स का डिपार्टमेंट तय है, ओपनिंग के बैट्समैनों का डिपार्टमेंट तय है, बट जो 5, 6, 7 पोजीशन है उसको लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची है। तो ऐसे में आउट ऑफ फॉर्म हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है, और वहीं पर इन फॉर्म बल्कि रेड हॉट फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन का सिलेक्शन डाइसी सा दिखाई दे रहा है। अब ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट में ही हो सकता है कि एक इनफॉर्म बैट्समैन अभी भी यही सोच रहा हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और वहीं एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन ऑलराउंडर जिसकी ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है, वो सर्टेन है अपने सिलेक्शन को लेकर। आप मुझे बताइए, आपका इस सिचुएशन को लेकर, इस पूरे कर्मकांड को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।